नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं और एक बार फिर से स्वागत है आपका घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में, जहां हम पश्चिम भारत की खबरों को अहमियत देते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां वो पहले पुणे गए और फिर मुंबई आए। प्रधानमंत्री की ये महाराष्ट्र यात्रा कई मायनों में अहम रही। आज हम इसी पर दिखा रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री की ये यात्रा इस मायने में अहम मानी जा सकती है। वो राज्य की राजधानी मुंबई से पहले पुणे आए। पुणे आकर इन्होंने श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। वीर सावरकर जी को जब सजा हुई, तब जेल में वो हथकड़ियों की चिपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। संत तुकाराम जी की दया, करुणा और सेवा का बोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है। इन अभंगों ने हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ शाश्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है। प्रधानमंत्री ने मंदिर का उद्घाटन करते हुए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र किया। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। इन 8 वर्षों में बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों का भी विकास हुआ है। संत तुकाराम के बाद प्रधानमंत्री देहू की चर्चा करते दिखे। देहू का शिला मंदिर न केवल भक्ति की शक्ति का एक केंद्र है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक भविष्य को भी प्रशस्त करता है। इस पवित्र स्थान का पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने मंदिर न्यास और सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है। संतों की कृपा अनुभूति हो गई तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है। आज देहू की इस पवित्र तीर्थ भूमि पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला और मैं भी यहां वही अनुभूति कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने आधुनिक युग की जरूरतों के साथ साथ प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने का मंत्र भी दिया। हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। इसलिए आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े। पुणे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे। सबसे पहले मुंबई में राजभवन गए। वहां पहुंचकर क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन किया। उसके बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई समाचार की 200वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। जब हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो जाने अनजाने उस कुछ घटनाओं तक सीमित कर देते हैं, जबकि भारत की आजादी में अनगिनत लोगों के तप और उनकी तपस्या शामिल रही है। स्थानीय स्तर पर हुई अनेक घटनाओं का सामूहिक प्रभाव राष्ट्रीय था। साधन अलग थे, लेकिन संकल्प एक था। मुंबई पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री ने तुकाराम का जिक्र खत्म नहीं किया। उन्होंने संत तुकाराम से लेकर अंबेडकर तक की बात की। महाराष्ट्र ने तो अनेक क्षेत्रों में देश को प्रेरित किया है। अगर हम सामाजिक क्रांतियों की बात करें तो जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज से लेकर बाबा साहब आंबेडकर तक
समाज सुधारकों की एक बहुत समृद्ध विरासत है। महाराष्ट्र राजभवन में क्रांतिकारियों की गैलरी के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा। मुंबई तो सपनों का शहर है ही है। महाराष्ट्र के ऐसे अनेक शहर हैं जो 21वीं सदी में देश के ग्रोथ सेंटर होने वाले हैं। इसी सोच के साथ एक तरफ मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, तो साथ ही बाकी शहरों में भी आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री शिवाजी की धरती पर थे तो उन्होंने उनका नाम लेना भी जरूरी समझा और बेहद गर्व के साथ उनकी बात की। अगर स्वराज की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन आज भी हर भारतीय में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल कर देता है। महाराष्ट्र में इस वक्त एनसीपी कांग्रेस समर्थित शिवसेना की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में बैठी है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री यहां की यात्रा करके साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के नहीं। जबकि हकीकत यह है कि शिवसेना पिछले कुछ वक्त से मोदी विरोधी बयानबाजियों में काफी आगे रही है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी के हिसाब से प्रधानमंत्री की ये महाराष्ट्र यात्रा अहम साबित हो सकती है। बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार चलाने की मजबूरी में क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का दामन छोड़ दिया? ऐसे आरोपों से बचने और हिंदुत्व को लेकर अपने रुख को बरकरार रखने का संदेश देने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक सेफ गेम खेल दिया है। उन्होंने अपने बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को अयोध्या के दौरे पर भेज दिया। कल आदित्य ठाकरे अयोध्या में होंगे। पहले राज ठाकरे का लाउड स्पीकर चॅलेंज। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मुस्लिमवरच्या मौलवींनी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मुस्लिमवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले। राज ठाकरे के बाद अमरावती की सांसद नवनीत राणा का हनुमान चालीसा के पाठ का चैलेंज। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर हिट विकेट करने की कोशिशें लगातार हुई, लेकिन उन्होंने तब ना कुछ कहा ना कुछ किया। प्रशासन की ओर से नवनीत राणा को जेल भेजने का काम जरूर हुआ, लेकिन इस मुद्दे पर तब उद्धव ने कुछ बोला भी नहीं। इसी बीच राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या यात्रा का ऐलान करके उद्धव को हिंदुत्व के मुद्दे पर दोबारा घेरने की कोशिश की, लेकिन उनका खेल बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने बिगाड़ दिया। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनने की फिराक में थे और इसी दौरान उन्होंने अयोध्या आने का ऐलान भी किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके सामने एक बड़ा चैलेंज पेश कर देंगे, जिसके सामने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को घुटने टेकने पड़े। और यही वजह है कि अब अयोध्या का दौरा कर हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना ही है, ये बताने की कोशिश आदित्य ठाकरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को अयोध्या की यात्रा पर भेजकर अपने हिंदुत्ववादी रुख का परिचय दे दिया है। उनका ये कदम उन पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ बेहद कारगर हथियार माना जा रहा है। आदित्य ठाकरे की अयोध्या यात्रा से पहले ही शिवसेना के कई नेता अयोध्या पहुंच चुके हैं। 15 जून की उनकी यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता नहीं थी तब भी उद्धव ठाकरे आए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। हम तो हमेशा आते हैं, तो आदित्य ठाकरे से यहाँ आने का कोई राजनीतिक मतलब मत निकालिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या पिछले कई दशकों से राजनीतिक हलकों में हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जाता रहा है। शिवसेना, जिसकी पहचान कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाने के बाद से शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर भी उनके विपक्षी जो है वो सवाल खड़े करते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे हो या फिर राणा दंपत्ति शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते रहे और यही वजह है कि आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा सवाल खड़े करने वालों को एक जवाब है। ऐसा नहीं है कि आदित्य ठाकरे की इस यात्रा को लेकर अयोध्या में कोई विरोध नहीं हो रहा।
अयोध्या सबका है, आवे स्वागत है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन यह डुग्गी पीट कर, ये भोंपू बजाकर और पोस्टर से पाट कर आना क्या राजनीतिक दौरा नहीं हो गया? जो लोग महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन का जेल होता है और आतंकवादी वाला जो है कानून उसके ऊपर लाद दिया जाता है, वो अयोध्या आकर क्या बताना चाहते हैं? सारे विरोध के बावजूद आदित्य की यात्रा होगी। उनकी अयोध्या यात्रा को लेकर प्लान कुछ इस तरह है। सुबह 11 बजे आदित्य लखनऊ हवाई अड्डे पर आगमन करेंगे। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे अयोध्या इस्कॉन मंदिर में भोजन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे होटल पंचशील में चेक इन करेंगे। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे होटल पंचशील में आदित्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4:30 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम 5 बजे श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करेंगे और शाम 6 बजे लक्ष्मण किला भी जाएंगे। वहीं आदित्य 6:45 बजे नया घाट में आरती में शामिल होंगे और शाम 7:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को रामलला जी का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जी का दर्शन करेंगे और संध्या काल में जो प्रसिद्ध सरयू आरती होती है, जैसे गंगा आरती का महत्व है वैसे ही सरयू आरती का महत्व है। तो आदित्य ठाकरे जी की इच्छा रही है कि मैं वो आरती में शामिल हूँ और भगवान सरयू जी को प्रणाम करूँ। तो ये कुल मिला जुला कर उनका कल कार्यक्रम है और शाम को ही वो मुंबई के लिए फिर प्रस्थान कर जाएंगे। अयोध्या की यात्रा को मुकम्मल तौर पर करने के पीछे शिवसेना की रणनीति एक तीर से कई निशाने करने की है, जिसमें नवनीत राणा के तौर पर फ्रिंज हिंदुत्व एलिमेंट को दरकिनार करने की रणनीति तो है ही, साथ ही राज ठाकरे की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी का जवाब भी देने की कोशिश साफ जाहिर हो रही है। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ मजबूत तौर पर बने रहना पसंद किया है। इस बीच उन्होंने आदित्य ठाकरे को अयोध्या बेचकर नवनीत राणा और राज ठाकरे जैसे लोगों को जवाब देने की कोशिश की है। सलमान खान को धमकाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। लॉरेंस का असली मकसद सलमान को धमकाना नहीं था। आखिर क्या था लॉरेंस का सलमान को धमकाने के पीछे का प्लान? देखिए। सामने आई सलमान को धमकाने के पीछे की पूरी कहानी। सलमान खान को धमकाने के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। वसूली के इरादे से दी गई थी सलमान खान को धमकी। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ही बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां रहती हैं और इन्हीं बड़ी हस्तियों को डराने और डर का माहौल बनाकर उनसे उगाही का प्लान लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया, जो अब बेनकाब हो गया है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग उस समय लाइमलाइट में आया जब उसने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। और ठीक उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा लेटर भिजवाया। जो खबरें आई उसके अनुसार इन सब के पीछे लॉरेंस का मकसद था मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ताकत का एहसास दिलाना और डर का माहौल बनाना। देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई अपने इस मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हो गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी वाला लेटर भेजकर लॉरेंस गैंग काफी सुर्खियों में भी आ गई। महाराष्ट्र के गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि ऐसा करने के बाद लॉरेंस गैंग मुंबई के बड़े व्यापारियों और बॉलीवुड के कलाकारों को धमकाकर वसूली करने की तैयारी में था और इसकी शुरुआत लॉरेंस गैंग ने की थी सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में फिर उसी दौर को लाने की प्लानिंग में था जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और कई गैंगस्टर मुंबई में धमकाकर वसूली का कारोबार चलाया करते थे।
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी देने वाला शख्स अब भी कानून के लंबे हाथ से दूर है। ऐसे में महाराष्ट्र के गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि बिश्नोई गैंग इस धमकी के माध्यम से एक डर का माहौल पैदा करना चाहता था, ताकि वो मुंबई में फिल्म जगत से जुड़े लोग और बड़े व्यापारियों से वसूली कर सके। तो एक बार किसी का नाम, किसी अपराधी का नाम अगर इसमें क्रिमिनल वर्ल्ड में छा जाता है तो वो नाम आम पब्लिक में भी उसका रुतबा होता है और उसके नाम से लोग डरकर एक्सटॉर्शन मनी दे देते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाते हैं या कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए वो उनसे अप्रोच करते हैं। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी है, एक तरीका वारदात जिसे कहते हैं किसी भी अपराधी को अपने आप को फेमस बनाने के लिए। तो वो जब तक उनके पास ऐसी फौज तैयार नहीं होगी तब तक वो सक्सेस अकेले नहीं हो सकते। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए भी कोई भी अपना काम जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। हालांकि लॉरेंस ने प्लानिंग कर ली थी, उसने अपनी प्लानिंग को अंजाम देने की शुरुआत भी कर ली थी, पर पुलिस की मुस्तैदी के कारण लॉरेंस की ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लॉरेंस गैंग के एक के बाद एक कई गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ते गए। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि उन्हें जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक लॉरेंस के इस प्लानिंग पर काम करने के लिए उसके गैंग ने राजस्थान के जालौर से 3 लोगों को चुना था, जिसमें एक शख्स ने सलीम खान के लिए चिट्ठी वहां छोड़ी थी, जहां सलीम खान रोज टहलने के बाद बैठा करते थे। मुंबई पुलिस अब भी इस मामले की तह तक जांच कर रही है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है जिसने वो चिट्ठी वहां छोड़ी थी। इसके अलावा क्राइम ब्रांच अब भी 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा फुटेज स्कैन कर रही है और कुछ टीमें राजस्थान, पालघर और दिल्ली में जाकर जांच कर रही हैं। यानी सलमान को धमकाने के मामले में नया एंगल सामने आ गया है। मामला सिर्फ सलमान खान को धमकाने का नहीं बल्कि एक ऐसा उदाहरण पेश करने का था जिससे लॉरेंस गैंग आगे भी बड़ी बड़ी हस्तियों को डराकर उगाही कर अपना खेल चला सके। पर लॉरेंस अपने मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले ही उसके गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ते गए। लॉरेंस के मंसूबे अब सबके सामने हैं। जो लोग अभी तक सिर्फ सलमान खान को धमकाने के मामले को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर देख रहे थे, उनके लिए अब चौंकाने वाली बात सामने आई है। लॉरेंस सिर्फ सलमान तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि वो दाऊद की तरह मुंबई में वसूली गैंग चलाना चाहता था। लेकिन लॉरेंस के पूरे मंसूबों की कहानी सामने आ गई। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।